हेलो एवरीवन, दिस प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार, जो आपके कुछ दिनों में हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। कुछ बच्चों के 10 दिनों में आने वाले होंगे, कुछ बच्चों के 20 दिनों में आने वाले होंगे। तो उस एग्जाम में हम लोग 95% कैसे पढ़ सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पर उनसे पहले हम लोग कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपने टाइम पर की। ये गलती अगर आप करते हो यार तो 95% के आपके 70% भी नहीं आएंगे, जो गलतियां मैंने की। इन गलतियों को पहले तो मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, बाद में मुझे पता चला। मैंने कुछ गलतियों के बारे में क्लास 12th में सीखा, कुछ गलतियों के बारे में 10 में सीखा, कुछ गलतियों के बारे में जेईई की प्रिपरेशन में सीखा। और आज मैं इन सारी गलतियों को, पहले मिस्टेक्स के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ये मिस्टेक्स आप नहीं करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके 90+ आ रहे हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, कैसे सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी करना है। इसको देखने के बाद आपके सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो पा रहे होंगे, सारी चीजें आपके कवर हो रही है। हाफ ईयरली एग्जाम में आपके 90+ आ रहे होंगे, और हाफ ईयरली में 90+ लाना एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। पर मेरे हाफ ईयरली में 70% मार्क्स थे, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद हाफ ईयरली में एग्जाम, हाफ ईयरली के जो भी मार्क्स आपके रहते हैं, उससे बोर्ड एग्जाम में आपके 10 to 20% का इंक्रीमेंट रहता है। हाफ ईयरली में 70 है तो मेरे बोर्ड में 90 थे। तो अब अगर हाफ ईयरली में आप 90 लाओगे तो बोर्ड में कितना लाओगे आप, तुम सोच सकते हो, 98। हाफ ईयरली का पेपर थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। हम लोग बात करेंगे कैसे हार्ड बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, पेपर कहाँ से बनता है, कैसे हम लोग को स्ट्रैटेजी करनी है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हाफ ईयरली के जो मार्क्स होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के तुम्हारे फाइनल एग्जाम रिजल्ट में नहीं जुटते हैं। हाफ ईयरली के जो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे वो हाफ ईयरली तक ही रह जाएंगे। तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम का जो फाइनल 10th का बोर्ड रहता है, जो मैट्रिक का रिजल्ट रहता है, उसमें वो नहीं जुटते हैं। तो भैया हम इसके लिए पढ़ाई क्यों करें? देखो यार, जो तुम्हारे मैट्रिक का फाइनल बोर्ड रहता है उसका आधा सिलेबस तो हाफ ईयरली से ही आता है, उसमें पूरा सिलेबस आता है, हाफ ईयरली का आधा सिलेबस आता है। तो अगर हाफ ईयरली में आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो टीचर जो प्रैक्टिकल के नंबर तुम्हें देता है, सही से समझना, तो प्रैक्टिकल के तुम्हें नंबर मिलते हैं 20-20 करके हर सब्जेक्ट में, तो वो जो नंबर है वो हाफ ईयरली के बेसिस पर भी बहुत सारा डिसाइड होता है, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के बेसिस पर। तो इसका पहला बेनिफिट तो ये हो गया। सेकेंडरी बेनिफिट ये हो गया, अगर तुम इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो तुम्हारे परसेंटेज अभी सही रहेंगे। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 70 से 90 जंप कैसे मारा जाता है, तो तुम 90 लाओगे तो 98 जंप मारोगे ही। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए हम लोग को हाफ ईयरली पेपर में अच्छा करना जरूरी है, तो इससे तुम्हारी थोड़ी टेंशन कम हुई होगी। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल का टेंशन नहीं लेना, पर हमें पढ़ाई ऐसी करनी है कि जो चैप्टर हमें आ रहे हो वो तो गलती से भी नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, हम लोग आते हैं स्ट्रैटेजी पर कि कौन कौन से मिस्टेक्स है जो हमें हाफ ईयरली में भी नहीं करनी है और उसके आगे भी नहीं करनी है। पहला मिस्टेक है भैया 80-20 रूल। अब देखो यार, ये बोर्ड एग्जाम में भी लागू होता है और हाफ ईयरली में भी लागू होता है। तब ये 80-20 रूल क्या है, देखो मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि ये जो 80-20 रूल है, ये जो रूल है आपने बहुत बच्चों ने सुन रखा होगा पहले भी। ये 80-20 रूल सीबीएसई में लागू होता है। देखो यार, होता क्या है ना, मान के चलो आपका 100 कोई आपकी बुक है, एनसीईआरटी की बुक ले लेते हैं, साइंस की बुक ले लेते हैं, उसमें मान के चलते हैं हम लोग हमारे 100 टॉपिक्स है, ठीक है, 100 टॉपिक्स हैं। तो ऐसा क्या होता है ना कि उसमें क्या होता है, जो 20 टॉपिक्स रहते हैं उसमें से तुम्हारा 80% पेपर आ जाता है, और जो तुम्हारे बाकी के 80 टॉपिक्स रहते हैं उसमें से सिर्फ मान के 20% पेपर आता है। तो कुछ वो 20 टॉपिक्स जिससे हमारा 80% पेपर आ रहा है, हमको उनको पहले पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे भैया हम वो 20 टॉपिक्स जिसमें हमारा 80% पेपर आ रहा है? सबसे बड़ा ये सवाल है। तो देखो यार, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम की भी कुछ चीज होती है। मैंने क्या किया यार, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैथ का पेपर लीक कर दिया है। ये वीडियो तुम्हें नजर आ रही होगी, देख सकते हो तुम, मैथ का पेपर मैंने लीक कर दिया है। ये 20% क्वेश्चन उसमें मैंने दे दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पूरा एक तरह से मैंने पेपर ही लीक कर दिया है कि जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में जो पेपर आएगा, अगर तुम इन क्वेश्चंस को लगा लेते हो यार, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, इससे बाहर आ ही नहीं सकता पेपर, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि तुम्हारे टीचर्स क्या क्या डालने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर तुम देख लेते हो तो इससे बाहर सच में कुछ नहीं आने वाला। और अगर तुम लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं साइंस का भी पेपर लीक कर दूंगा। तो जाके इस वीडियो को देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो इस वीडियो को पहले तुम लोग देख लेना, मैथ का पेपर पूरा लीक है इसमें, ठीक है। अब वो जो 20% क्वेश्चन है हमें वो पकड़ना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो मैंने जो वीडियो रिकमेंड किया तो तुम उसको देख लो, या तो तुम पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब हाफ ईयरली में तो टीचर क्वेश्चन डालता है, उसका भी भरोसा नहीं कि बोर्ड वाले की रिपीट करेगा कि नहीं करेगा वो। तो उससे बेटर है यार कि जो मैं वीडियो में सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको जो तुम जाके देख लो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये जो 20-80 रूल है बहुत हर सब्जेक्ट में काम करता है यार। तुमको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करना है। जो टॉपिक बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, अब तुम्हें 80% टॉपिक में कोई बच्चा बहुत जान लगा रहा है और उसमें से 40% ही कर पाएगा, कोई बच्चा गलती से ही 20% ही कर लेगा तो वो 80% मार्क्स ले आएगा आराम से। तो वो जो चालाक बच्चे रहते हैं, जो टॉपर रहते हैं, उनको पता रहता है कि वो 20% सिलेबस कौन सा है जो कि बोर्ड में आने वाला है या हाफ ईयरली में आने वाला है। तो ये 80-20 रूल बहुत ही कारगर रूल है, इसलिए मैंने तुमको इसके बारे में बता दिया। अब
बहुत बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है, क्या भैया पेपर जो हमारा मिड टर्म का आने वाला है, क्या ये पेपर हार्ड रहेगा? तो हाँ, ये रियलिटी है, टीचर्स पेपर थोड़ा हार्ड बनाते हैं। पर यार हमारी गलती ये रहती है ना कि हम पेपर हार्ड सुन के ना हम आर डी शर्मा के पास चले जाते हैं कि भैया हम तो आर डी शर्मा पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग क्या करेंगे, मोटे मोटे रेफरेंस बुक उठा के ले आते हैं और एनसीईआरटी को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारी ये दूसरी मिस्टेक है यार, बहुत बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं। भाई सही बता रहा हूँ, पेपर हार्ड बनता है, पर रियलिटी तुम आज सुन लो कि वो एनसीईआरटी के अंदर से ही बनता है। कुछ टीचर हो सकते हैं जो कि एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते होंगे, तो वो क्वेश्चन थोड़े ऊपर के बनाते होंगे, पर मेरी गारंटी है ज्यादातर टीचर एनसीईआरटी के अंदर से ही पेपर बनाते हैं। अब वो हार्ड पेपर कैसे बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना यार, एनसीईआरटी के हार्ड क्वेश्चंस को उठाते हैं। जनरली मैंने सारे स्कूल्स में देखा है, एनसीईआरटी के हार्ड क्वेश्चंस को उठाएंगे, उसके बाद उनको डालेंगे। इसलिए वो लोग डालते हैं कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, तुमको लगे ना कि पेपर लल्लू आ रहा है। अगर पेपर लल्लू आने लगा तो तुमको लगा यार हम तो सब कर लेंगे, और बोर्ड में पेपर थोड़ा हार्ड आ जाएगा, तुम लोग फंस जाओगे। इसलिए लोग ऐसा पेपर डालते हैं कि तुमको लगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर तुम बोर्ड के लिए पढ़ाई करो और तुम बोर्ड में अच्छा स्कोर करो। मैंने तुम्हें बताया ना कि 70 से 90 जंप कैसे मारा जाता है। तो इसी तरह से इसलिए इन लोगों का प्लानिंग रहता है। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा यार, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को सही से पढ़ना, एक एक टॉपिक्स को एनसीईआरटी के सही से पढ़ना। एनसीईआरटी को गलती से बाय मिस्टेक भी मत छोड़ना है। एनसीईआरटी के तुम्हें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया हम तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। नहीं, लाइन बाय लाइन तुमको नहीं पढ़नी है, तुम्हें टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पढ़नी है। हर टॉपिक, जैसे कोई टॉपिक्स है, मान के चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, तो इन टाइप के टॉपिक्स को, जैसे ये दोनों मैंने टॉपिक्स बनाया, दोनों यार वही टॉपिक्स, वही 20% में शामिल है टॉपिक्स। तुमको मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे जो मैंने बताया, तुमको मैं साइंस के लिए भी दूंगा वो वाली पेपर लिख करके। तो ये जो चीजें हैं यार, ये दो टॉपिक्स है। तो हम टॉपिक्स, अब कोई बच्चा रहेगा लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहा है, एट ए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, उसको क्या समझ में आएगा यार? ओम्स लॉ तुम वन शॉर्ट वीडियो देख के पता कर लो यार ओम्स लॉ क्या होती है। तो टॉपिक्स बाय टॉपिक्स हमें प्रिपरेशन करनी रहती है। कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे वन शॉट का यूज करना है, मैं आगे बताऊंगा। तो इतना तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग आते हैं फिर थर्ड मिस्टेक, सिलेबस चैप्टर्स। अब देखो यार, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब हमको पता ही नहीं रहता, बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि उनके हाफ ईयरली में पेपर आने वाला क्या है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कौन कौन से चैप्टर आने हैं। कुछ बच्चों के सिलेबस में आने वाला ट्रिग्नोमेट्री, और उनको पता ही नहीं कि भैया हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उनको पता ही नहीं है, वो पहले के 4 चैप्टर पढ़ ले रहे, पेपर में आ गया ट्रिग्नोमेट्री, उनको पता है। तुम टीचर से पूछ के रखो, पता करके रखो कि तुम्हारे हाफ ईयरली पेपर में क्या क्या आ रहा है। अब तुम्हें इतना पता चल गया कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। सेकेंडरी मिस्टेक ये रहती है कि चैप्टर के अंदर से क्या आ रहा है। अब देखो यार, तुम्हें नई बुक तो एनसीईआरटी की मिल गई, पर जिन बच्चों के पास नई बुक नहीं है वो क्या कर सकता है, सीबीएसई के वेबसाइट में जाकर सीबीएसई का सिलेबस देख सकता है। सिलेबस डाउनलोड कैसे करना तुमको यूट्यूब में पता चल जाएगा। सिलेबस को डाउनलोड करो, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जो कि नई सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस में। और जिनके पास नई बुक है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तुम्हें चैप्टर्स को ध्यान में रखना है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। हाफ ईयरली में यही बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, हम लोग ऊपर के 7 चैप्टर लेते हैं, पता चलता कुछ चैप्टर पीछे से भी आ रहे हैं। बहुत स्कूल में भी क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स भी बता रहे होंगे, हो सकता है कुछ चैप्टर स्कूल में सर्कल आ रहा होगा, हो सकता है कुछ स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा होगा। तो अभी कुछ पता नहीं, तुमको टीचर से पता करना पड़ेगा कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चौथे मिस्टेक के बारे में, जो कि है कि डोंट नो सब्जेक्ट रूल। अब डोंट नो सब्जेक्ट रूल क्या होता है, बहुत बच्चे अभी गलती करते हैं कि मान के चलो कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा तो वो दिन रात मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे, 7-7 दिन 8-8 दिन मैथमेटिक्स ही पढ़े, बाकी सारे सब्जेक्ट उनके पीछे छूट रहे होते हैं। ये गलती हमें गलती से भी नहीं करनी है, सबसे बड़ी मिस्टेक है क्लास 10th में। तुम्हें क्या करना है यार, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। या तो तुमको 2 पढ़ना है सब्जेक्ट, या तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 से कम भी नहीं पढ़ना, 3 से ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूं। अब देखो यार, तुम्हें क्या करना है, सब्जेक्ट से खेलना है। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक हो गया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एक हो गया वीक सब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में क्या हो गया, साइंस और मैथ, जो कि मुश्किल वाले सब्जेक्ट है, और वीक सब्जेक्ट में क्या होगा, थ्योरी वाला सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। ये 3 सब्जेक्ट थ्योरी वाला है, इसलिए मैं वीक बोल रहा हूं। एसएसटी को वीक बोलने का मेरा कोई मतलब नहीं था, पर वो थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसलिए मैं उसको वीक बता रहा हूं। अब सुनो, तुमको क्या करना है, एक शर्त रहेगी इस रूल में कि तुमको कभी भी क्या करना है, ये मानी गई बात है यार, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुमको दो हार्ड सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ना है। बस शर्त ये रहेगी, तुमको एक हार्ड पढ़ना है, एक वीक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूं। तुमको एक हार्ड सब्जेक्ट पहले ले लेना है मैथमेटिक्स। अब मान के चलो तुम 1 घंटे में 5-6 घंटे की सीटिंग लगाते हो, तो 6 घंटे को तुम ऐसे बांट सकते हो कि 2 आवर तुमने ले लिया वीक सब्जेक्ट के लिए, और बाकी का तुम्हारा बचा हुआ 4 आवर तुमने इन्हें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को दे दिया। तो इस तरह से तुम बांट सकते हो। कैसे बांटना है मैं बता रहा हूँ। तुमको क्या करना है, एक दिन, कोई भी दिन, अगर तुम जिस दिन तुमने सोच लिया कि भैया मैथ पढ़ना है, तो तुमको पहले दिन मैथ पढ़ लेना। मैथ के साथ तुम्हें एक वीक सब्जेक्ट इंग्लिश ले लेना है। तुमको अगर साइंस पढ़ना है तो साइंस के साथ तुमको क्या करना है, एक वीक सब्जेक्ट हिंदी ले लेना। अगर तो ऐसा भी तुम कर सकते हो, तुम 3 वीक सब्जेक्ट भी ले सकते हो, जैसे एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। ये 3 वीक सब्जेक्ट भी तुम इस तरीके से ले सकते हो। अब देखो यार, तुम इसमें तुमको फायदा क्या हो जाएगा ना, अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट
तुम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा हार्ड रहता है, तो उस पर तुम सही से कंसंट्रेट कर पाओगे। एक दिन के बेसिस पर तुम सही से उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे कि हाँ इस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है। जिस दिन तुम साइंस पढ़ रहे हो तुम साइंस पर सही से कंसंट्रेट कर पाओगे, जिस दिन तुम एसएसटी पढ़ रहे हो एसएसटी पर तुम सही से कंसंट्रेट कर पाओगे। इसलिए मैं तुमको बोल रहा कि एसएसटी को मैंने वीक इसलिए बनाया कि तुम मैथ या साइंस या एसएसटी ले लो। ऐसे तुम बोलोगे भैया हम एक दिन एसएसटी को देंगे, तो वैसे क्यों बात नहीं है। मैथ या साइंस तुमको एक दिन लेना ही है, शर्त ये रहेगी तुमको हर दिन मैथ या साइंस में से एक सब्जेक्ट पढ़ना ही है, ये चीज तुम जान लेना। और तुमको अल्टरनेट चेंज करते रहना, जैसे आज तुम मैथ पढ़ लिया तो कल तुमको साइंस पढ़ लेना। ऐसे नहीं कि 4 दिन तुमने लगातार यही वाला लगा दिया, ये गलती हमें नहीं करनी है। अगली मिस्टेक के बारे में बात करेंगे हम लोग, स्टडी आवर्स। देखो यार तुमको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले बात बता रहा हूँ, ये टाइम टेबल का जो हुआ है ना यार, ये टाइम टेबल गया भाड़ में। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, टाइम टेबल को भाड़ में जाने दो। अभी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम आ गए, टाइम टेबल बोल दो गया भाड़ में। टाइम टेबल कुछ नहीं होता। टाइम टेबल एक ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग में बसी हुई रहती है कि भैया हम टाइम टेबल से ही पढ़ेंगे। तुमने टॉपर को कभी देखा है? टॉपर कभी टाइम टेबल का इंतजार नहीं करता, उनको जब मौका मिलता तब वो पढ़ने लगता। तो टाइम टेबल तो गया भाड़ में। उनको पता है कि उनके स्टडी आवर्स क्या होते हैं, टाइम टेबल से उनको कुछ मतलब नहीं होता। टॉपर क्या करता है, जब मौका मिलता है तब पढ़ने लगता है। वही तुमको पता होना चाहिए कि भाई हमको रात में पढ़ने के, हम नाइट में हमारे अच्छी रहती है कि हम डे में सही से पढ़ पाते हैं। तो तुमको खुद के बारे में सोचना है कि तुम जल्दी उठ के पढ़ लेते हो या तुम देर रात तक पढ़ पाते हो। जनरली बच्चे मुझे पता है यार देर रात तक ही पढ़ते होंगे। अब डे और नाइट, भैया हम लोग दिन में पढ़े कि रात में पढ़े, ये भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यार तुम्हें जो सुटेबल पड़ता है, तुम अगर रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो रात में पढ़ो, दिन में ज़्यादा पढ़ पाते हो दिन में पढ़ो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी यार कि तुम लोग रात में जल्दी अगर सो जाते हो तो 1 बजे एक्सीड मत करना, 1 PM को एक्सीड मत करना, क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना रहता है उसके बाद। तो 1 PM को तुम लोग एक्सीड मत करना। उसके बाद तुम लोग जो करना कर सकते हो। इन 5 स्ट्रेटेजीज को अगर तुम फॉलो करते हो यार तो तुम लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे कि तुम 90% से ऊपर ले आओ तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में। और बोर्ड्स के लिए भी ये स्ट्रेटेजीज काम करती है बिल्कुल। 80-20 रूल तो बिल्कुल हर जगह काम करता है। तो इन 80-20 रूल को तुमको ध्यान में रखना, इन 5 स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग को लगानी है, जबकि हम लोग बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम जो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। अब हम लोग बात करेंगे उस स्ट्रेटेजी के बारे में जिसको यूज करके आप हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो आराम से 95% ला सकते हो। कितनी भी कंडीशन आपकी खराब हो यार 90% तो आपके आ ही जाएंगे, लेकिन आपको इसको सही से इंप्लीमेंट करना होगा। इस स्ट्रेटेजी में हम लोग सिर्फ साइंस और सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैंने अलग से आपके लिए एक वीडियो बना के रखी है। ये वीडियो मैंने जिसमें पेपर लीक किया था उसमें आपको सारी डिटेल्स मैंने अच्छे तरीके से दे रखी है, तो वो वीडियो को देखने के बाद आपका काम हो जाएगा। पर साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बता रखी है। अब सुनो यार ध्यान से, अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तुमको एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, और तुम आराम से अच्छे नंबर भी ले आओगे। तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले तुम्हें इंडेक्स ले लेना बुक का, साइंस हो या सोशल साइंस हो। पहले हम लोग साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। साइंस में तुमको क्या करना, जो जो तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट करके रखे हैं उनको क्या करना, तुम्हें टिक कर देना है। ये 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, जो जो चैप्टर्स तुम्हारे बाकी हैं कंप्लीट, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आधा है ज़्यादा, यार तुमने आधा कंप्लीट कर लिया या आधा से ज़्यादा पूरा कंप्लीट कर लिया, तभी तुमको टिक मार देना है। जो एकदम तुमने नहीं पढ़ा उसको तुम्हें सर्कल कर देना है। ये 2 चीज़ें तुम्हें कर देनी है। अब देखो यार तुम्हें साफ सुथरा नजर आएगा, हाफ ईयरली में इतने चैप्टर आ रहे हैं, हाफ ईयरली मेरे इतने कंप्लीट है। अब तुम्हें जो चैप्टर कंप्लीट है उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है। अब तुम्हें स्ट्रेटेजी या कि जो भी तुम्हारे छोटे मोटे चैप्टर बचे हुए हैं उनके साथ तुम्हें गेम खेलना। अब तुम्हें क्या करना है, देखो जो भी छोटे चैप्टर तुम्हारे बचे हुए पहले तुमको उन पर फोकस कर लेना है। अगर कम है, ज्यादा है तब नहीं करना है, कम है तब करना है। सुनो क्या करना है, जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं उसके लिए तुमको सबसे पहले 1 शॉट उठा लेना। अब इन 1 शॉट के साथ सुनो, इन 1 शॉट के साथ तुम्हें क्या करना है, नोट्स बनाने। अब भैया हम नोट्स क्यों बनाए, अगर तुम 1 शॉट के साथ जो जो टीचर बचा रहा है, अगर तुम न्यूमेरिकल भी साथ में बनाओगे, साथ में अगर तुम छापते भी रहोगे ना, भले वो थ्योरी हो, तो तुम्हारे दिमाग में वो सेट होता जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे हाथ को लिखने से याद होता है। तो साथ में तुम उसको छाप लेना है। इन नोट्स को याद करके तुम आराम से पेपर दे सकते हो। जो चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट नहीं, जो तुम्हारे वीक जोन वाले, तो वीक जोन के चैप्टर को तुम 1 शॉट देखोगे। कोई भी 1 शॉट अगर तुम देखते हो मैक्सिमम 2 घंटे का रहेगा, तो अगर तुम छाप भी लोगे तो 4 घंटे में तुम्हारे चैप्टर खत्म। तो उनको पहले तुमको खत्म करना जो जो तुम्हारे बचे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग जो ये सारे चैप्टर्स तुमने खत्म कर लिए भाई, बाकी नहीं रहना चाहिए, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास जो है, जो चैप्टर हमारे पावर पॉइंट है, जो कि जिनमें हमें कंप्लीट है हमारे चैप्टर्स, मतलब जो हमने कर रखे हैं अच्छी तरीके से, अब उसमें हमारी ऐसी रिवीजन करनी कि भैया हमारे 1 नंबर भी ना कट रहे हो। इन चैप्टर्स को तो हमें करना ही है, मतलब कि किस्मत अच्छी रहे तो भैया आपके पूरे में पूरे नंबर आ जाएंगे। मतलब इन चैप्टर वाला भी तुक्का लग गया और जो कर रखा हो तो कर ही रखा है। तो पहले हमें क्या करना है, इन चैप्टर्स को हमें कर लेना 1 शॉट से, नोट्स बना लेने, इतनी काफ़ी रहती है। चीज़ें हमें समझनी होती है हाफ ईयरली में, ये नहीं कि हमें बोर्ड एग्जाम ही देना है, एकदम एक्यूरेट ही लिखना है। चीज़ों को अगर हम लिख देते हैं तो हमें नंबर मिल जाते हैं, इतनी तुम जान लो, स्कूल के टीचर्स ही चेक करते हैं। तो पहले हमें इन स्ट्रेटेजी को लगा के 1 शॉट के साथ आपको नोट्स बना लेना है, बस यार इतनी ही चीज़ें आपको करनी है। ज़्यादा मन किया तो आपको एनसीईआरटी का 1 क्वेश्चन लगा सकते, इसमें फंसना नहीं है आपको पर, ठीक ना। फिर हम लोग क्या करना है, जो चैप्टर हमारे कंप्लीट है उसके लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ।
इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपके कंप्लीट है उसको क्या करना है, आपको नोट्स ले लेना है। जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर रखे हैं उसके आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, उन नोट्स को आपको ले लेना है। नोट्स के साथ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ना, पहले तुम क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लेना। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है, इंटेक्स वाले, इंटेक्स हो गया और एक्सरसाइज हो गया, दोनों को लगाना। इंटेक्स क्वेश्चन जो एग्जांपल रहता है, इंटेक्स में रहता है, जो कुछ टॉपिक्स के बीच बीच में रहता है, और एक एक्सरसाइज होता है, तुम्हें पता चल गया होगा, तो उनको पहले तुम लगा लेना। उनमें क्या है कि तुम्हारे एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे। बाद में तुम पढ़ने पलटोगे ना, यहाँ ओम्स लॉ है, फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस है, तो सारे तुम कर चुके होंगे क्वेश्चन में, आधा जा रहा है। जो टॉपिक्स बचे उसके बाद तुम टॉपिक्स देख लेना, जो क्वेश्चन में तुम अलग से पढ़ लेना, तुम्हारे पास नोट्स है ही। तो ये चीज़ अगर तुम कर लेते, तुमने एनसीईआरटी की बुक को सही से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन लगा लिए, भाई तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो फिजिक्स में बहुत बच्चे करते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, भाई तुम जब बोर्ड दोगे ना, तुमको मैं अभी रियलिटी बता दे रहा हूँ, जब तुम बोर्ड दोगे ना, तुम्हारा पेपर आएगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में तुम्हारे सिर्फ 20 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी 60 मार्क्स का थ्योरी रहता है तुम्हारा। तो तुम क्या 60 छोड़कर 20 के पीछे साल भर भागोगे? वही करते हैं बच्चे, नहीं जिनका थ्योरी सही नहीं ना यार, उनसे न्यूमेरिकल भी नहीं बनते। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। तो पहले थ्योरी पर ध्यान दो कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ओम्स लॉ के बारे में कैसे हमें पता करना है कि ओम्स लॉ का वीआई ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ तुम्हें देख कर रखना है, सारी चीज़ें देख कर रखनी है। तुम रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दोगे तो उसका रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, या लेंथ को डबल कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देख कर रखनी होती है। थ्योरी पर पहले मेन फोकस रहता है, बाद में हमारा बनता है ये न्यूमेरिकल। थ्योरी से न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल से थ्योरी नहीं बनता। तो पहले तुमको थ्योरी पर फोकस रखना है, डेफिनेशन पर फोकस रखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इन सारी चीज़ों पर पहले फोकस रखना है। इतनी चीज़ें हमारी हो गई। तीनों चीज़ में एक ही कॉमन है यार, इसमें भी थ्योरी, इसमें भी थ्योरी, इसमें भी थ्योरी। अब तीनों में तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्राइमरी चीज़ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें तुमको न्यूमेरिकल कैसे करना है, न्यूमेरिकल के तुमको फॉर्मूला चाहिए, तो इसके साथ थ्योरी के साथ तुम्हें फॉर्मूला, अलग से फॉर्मूला शीट बना लेनी है। फॉर्मूला जिसमें लिखे रहने चाहिए, अलग तुम्हारे पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें तुम फॉर्मूला लिख कर रखो। सेकेंडरी हम लोग आते हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री में रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के साथ तुम्हारे रिएक्शन पता होने चाहिए, वे एनसीईआरटी वाले। केमिस्ट्री में मैं रिकमेंड करूंगा यार, एनसीईआरटी के एक रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं आता एनसीईआरटी के। तुम जेईई नीट का भी एग्जाम देने जाओगे ना, तो एनसीईआरटी के बाहर तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर से बोर्ड एग्जाम तो तुम छोड़ ही दो। तो बोर्ड एग्जाम में तुमको सिर्फ एनसीईआरटी के, अगर तुमको सोल्यूशन भी नहीं करना, तुमको एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन जितने भी है, वन एक्टिविटी वाले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एनसीईआरटी के, जो ये एक्टिविटी वाले रहते हैं केमिस्ट्री में। एक्टिविटी वाले रिएक्शन जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सारे रिएक्शन सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको तुम देख करके रखना। केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ रिएक्शन। अब बायोलॉजी में देखो यार, बायोलॉजी में थ्योरी मतलब हो जाता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ हार्ट, इसमें डेफिनेशन, और बायोलॉजी में फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ हार्ट हो गया, फंक्शन ऑफ हैंड्स हो गया, जो भी चीज़ है, फंक्शन ऑफ किडनी हो गया, फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सारी। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में तुम जाओगे तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी तुमको पूछेगा फंक्शन, कि तुम्हारे न्यूरॉन का क्या फंक्शन है। तो सारी चीज़ें फंक्शन पे डिपेंड करती है। तो बायोलॉजी में थ्योरी का मतलब डेफिनेशन नहीं, फंक्शन हो गया। हर चीज़, कोई चीज़ काम कैसे करती है, बायोलॉजी में ये चीज़ होगी। तो फंक्शन और डायग्राम को जो दिन तुम समझ जाओगे, बायोलॉजी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगी। मैं तुमको अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो डायग्राम और फंक्शन पर बायोलॉजी में ध्यान रखना है, यही दो चीज़ पेपर में आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सोशल स्टडी के बारे में। देखो यार, सोशल स्टडी में तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मैंने अभी काट दिया है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी तुमको नहीं पढ़ना है, इसको काट ही दो यार। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, तुमको क्या करना है, इसमें भी क्या करना, वन शॉट लेना है, वन शॉट। अब मैं नहीं बोल रहा तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट है, नहीं, हमको नहीं पता। चैप्टर कंप्लीट है तो तुमको क्या करना है, एनसीईआरटी के सोल्यूशन करने हैं, टॉपिक्स कवर करनी है। जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसके, जो कंप्लीट भी है उसके लिए मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगा, एक बार वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो। वन शॉट देख के तुम थोड़े नोट्स बना लो। इन नोट्स को यार ना, जो तुम्हें टीचर अच्छे से नोट्स बनाता है, जो टीचर पॉइंटर्स में नोट्स बनवाता हो, उन टीचर को तुम फॉलो करना। मैं तुम्हें कुछ चैनल बता देता हूँ, जैसे सोशल स्कूल हो गया, PW फाउंडेशन हो गया, शुभम पाठक हो गया। तो इन सारे चैनल में पॉइंटर्स में नोट्स बनाते हैं, इनके साथ तुम नोट्स बना लेना। नोट्स बना के तुम इन नोट्स को अगर तुम रिवाइज करके पेपर देने जाओगे ना यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद यार बहुत बार ऐसा किया कि रिवाइज करके पेपर देने गए ऑनलाइन पढ़ने के बाद, और मैंने सच बता रहा हूँ नंबर नहीं कटते हैं। तुम अगर रिवाइज कर लोगे ना, तो तुम्हारी चीज़ें साथ में रहेगी। अगर तुम वन शॉट के साथ अगर तुम नोट्स बनाते हो ना, इससे बेटर मेथड चैप्टर का कंप्लीट करने का कुछ नहीं हो सकता मेरे नज़र में। तो ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। वन शॉट के साथ तुम्हें नोट्स बनाने। इन नोट्स के बाद तुम्हें क्या करना है, एक स्टोरी बना लेनी है पूरी चैप्टर की। जब तक तुम स्टोरी नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें नहीं होगा। और कोई भी जैसे टॉपिक है, मान के चलो कि ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, हिस्ट्री का एक टॉपिक है, तो हिस्ट्री का जो भी टॉपिक है उसके आंसर तुम्हें पॉइंटर्स में लिखने के, ये पॉइंट ऐसे हुआ, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ऐसे करके तुम 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट्स पे तुम लिखोगे तो तुम्हें चीज़ें याद रहेगी।
स्टोरी तुम्हें बनानी है टॉपिक वाइज, कि टॉपिक वाइज ऐसे हुआ, ऐसे मूवी देखते तो याद रहती है ना कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे, तो ऐसे ही तुम्हें चैप्टर्स को भी याद करना है स्टोरी में। एसएसटी हार्ड लगती है मुझे पता है यार, मैंने खुद एसएसटी में 93 फोड़ रखे हैं। मुझे भी एसएसटी शुरू में बहुत पसंद नहीं थी, बाद में मुझे इंटरेस्ट आने लगा जब मैंने स्टोरी बनानी शुरू की। तो एसएसटी में तुम्हें स्टोरी बनानी है, पॉइंटर्स में चीज़ें याद रखनी है, और मैप्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है यार, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इसको तुम देख लो, तुम्हें मैप्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है अगर इस वीडियो को तुम देख लेते हो तो। इस वीडियो को तुम देख लो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, मैं सच बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को तुम मैप्स के लिए देख लेना, ये 3 चीज़ अगर तुम कवर कर लेते हो तुम्हारी एसएसटी भी कंप्लीट हो जाएगी। मेन प्रायोरिटी तुम्हारी ये रहनी चाहिए कि तुम्हारे चैप्टर्स के जो वन शॉट उसके तुम्हें नोट्स चाहिए ही चाहिए। तुम्हें नोट्स बनाने ही बनाने हैं, अगर तुम नोट्स नहीं बनाते हो तुम भूल जाओगे चैप्टर को, मैं सच बता रहा हूँ। अगर तुमने एसएसटी का सुन लिया तो तुम्हें स्टोरी याद नहीं रहेगी। अगर तुम नोट्स बनाओगे तो 4 दिन के बाद तुम उन्हीं नोट्स को पढ़ के चैप्टर को रिटेन कर लोगे और उसके बाद तुम चले जाओगे। एसएसटी में देखो यार, मैं तुमको बता रहा हूँ 21 चैप्टर टोटल, चांसेस है कि 11 चैप्टर हाफ ईयरली में आए, 11 के करीब चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे होंगे, चैप्टर ज़्यादा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स के वन शॉट वीडियो के साथ नोट्स बनाना, इतना अगर तुम कर लेते हो 11 चैप्टर कुछ नहीं होंगे। तुम्हें थोड़ा फिगर रहना चाहिए कि हाँ इतना इतना यार, जो चैप्टर तुम्हें पता है उसमें तो तुम मार्क्स उठाओगे। अगर इन स्ट्रैटेजीज को तुम फॉलो कर ले तो यार ये मेरी गारंटी है 90% तुम टच कर लोगे आराम से हाफ ईयरली में। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, जो तुम्हारे पेपर में सीबीएसई ने इस बार बता दिया कि तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि हर 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, मतलब कि हर 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा होगा पेपर में। तो भैया हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर कैसे सकते हैं? तो देखो यार, मैंने तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सीबीएसई का इस बार का जितना भी सैंपल पेपर है। अगर तुम इन सैंपल पेपर को तुम लगा लेते हो लेटेस्ट वाले, तो उसमें वो जो आधी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो वाला उसमें ही फॉलो हो रहा है। तो मतलब उसमें भी हर 2 क्वेश्चन में एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अगर तुम उस सैंपल पेपर को लगा लेते हो सोल्यूशन के साथ, तो तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम हाफ ईयरली की अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें सैंपल पेपर चाहिए, तो सीबीएसई का सैंपल पेपर तुम यूज कर सकते हो। जो चैप्टर्स आ रहे हैं तुम उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करना, जो चैप्टर्स तुम्हारे फाइनल, जैसे कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में टोटल चैप्टर्स दिए रहते हैं जितने बुक में रहते हैं, आधे चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हीं आधे चैप्टर्स को तुम सॉल्व करना, बाकी को तुम छोड़ देना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विद सॉल्यूशन, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एकदम बेहतरीन, अगर तुम उसमें कर लेते हो तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। तब भी नहीं हो तो तुम मुझे कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब एक रियल लाइफ क्वेश्चन, ये तुम कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो, तो उसका मतलब बस उतना ही और कुछ नहीं। बस तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हारी समझ कितनी है, बस उतना ही देखना चाहता है सीबीएसई। तुम्हें आंसर बनाकर लिखना होता है एक तरीके से, उतना ही तुम समझना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% है यार, तो इसको तुम ध्यान में रखना। बाकी स्ट्रेटेजी एक तरफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक तरफ, और ये साइंस और सोशल साइंस में दोनों में लागू हो रहा है। साइंस में 50% आएगा, सोशल साइंस में 50%। जो बच्चे इस चैनल पर शुरू से हैं उनको पता है ये बात कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर चैनल पर आप नए हो तो आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहते हैं इस चैनल पर। एनिमेटेड नोट्स भी इस चैनल पर आ गए हैं, आप जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इलेक्ट्रिसिटी के एनिमेटेड नोट्स का। और जो वीडियो मैंने आपको रिकमेंड की थी मैथमेटिक्स के लिए, वो वीडियो यहाँ पर शो हो रही है, इसको क्लिक करके देख लो यार, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।